हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल अर्थात गद्य काल का काल विभाजन। आज अभी इससे पहले आप जब सभी ने पढ़ा था रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। हम इस काल के अंतर्गत पांचों ही कालों का अलग अलग काल विभाजन, उनके प्रमुख कवि और जो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं युगों की, वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में आपको सभी युगों के जो भी रचनाकार और रचनाएं हैं वो ट्रिक्स से याद करने हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप उनसे बहुत आसानी से याद कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, कहीं पर भी कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार की अलग अलग ट्रिक आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक काल अर्थात गद्य काल का प्रारंभ कब से हुआ। तो इसके प्रारंभ के विषय में 1843 ईस्वी से और वर्तमान समय तक माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उस समय उसी कालखंड में हुआ था। उसी समय से गद्य काल हमारे हिंदी साहित्य में प्रारंभ हुआ, जिसके विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसके सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव के कारण हुआ। उस समय जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो भारत में पूरी तरह से विस्तृत हो चुका था। वह बाहर से तो दिखावा करते थे, देश में हुकूमत करते थे और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का दिखावा भी करते थे, परंतु अपना वो साम्राज्य बढ़ाते चले जा रहे थे, आर्थिक रूप से स्वयं को समृद्ध करते चले जा रहे थे। जिस कारण उस युग के जो कविगण थे उनके अंदर एक राष्ट्र चेतना का भाव जागृत हुआ और उसमें सर्वप्रथम कार्य जो किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया, जिस कारण से पहला युग जो आधुनिक काल के गद्य काल के अंतर्गत आता है वो भारतेंदु युग का आता है, जिसे हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। ये पुनर्जागरण काल, जिसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई, जिसके प्रमुख कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया गया। आपको विस्तार से अभी इसी वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि भारतेंदु के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि रहे, भारतेंदु युग के काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं रहीं, आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छी सी ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जिसे जागरण सुधार काल कहा गया। जागरण सुधार काल, इस जागरण सुधार काल अर्थात द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक की मानी गई, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया था। फिर इसके बाद आता है छायावाद युग। जैसा कि गद्य में जिस प्रकार से शुक्ल युग चलता है, पद्य में उसी प्रकार से छायावाद, जिसमें छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत का नाम दिया जाता है। तो ये छायावाद युग, इस छायावाद युग की समय सीमा 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक की मानी गई है। फिर इसके पश्चात आता है प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1960 ईस्वी है। लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है, तो इसके विषय में कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो इसका उत्तर कई बार 1936 ईस्वी माना जाता है। इसलिए अगर ये प्रश्न आ जाए प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है, तो आप 1936 ईस्वी लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रयोगवाद व नई कविता, जिसका समय अभी चल रहा है 1960 ईस्वी से और अभी वर्तमान समय तक का समय चल रहा है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। तो भारतेंदु युग जिसका प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य रचनाओं
के द्वारा किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता वर्धिनी सभा जैसी नवीन साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी और उसके मुखपत्र के रूप में कवि वचन सुधा प्रकाशित की गई। भारतेंदु जी की इस साहित्यिक संस्था की बैठकों की सूचना इसी कवि वचन सुधा पत्रिका में छपा करती थी। इस भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि थे वो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे प्रमुख 7 कवि थे जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आए, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, ये 7 कवि थे। इनको याद करने के लिए हम आप लोगों को ट्रिक भी बता दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। तो इसको याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि कृष्ण ने भारत के प्रेम अंबिका के चरणों में बाल प्रताप दिया। ये 7 कवि याद हो जाएंगे। कृष्ण ने भारत के प्रेम अंबिका के चरणों में, या भारत की प्रेम कर सकते हैं, कृष्ण ने भारत की प्रेम अंबिका के चरणों में बाल प्रताप दिया। अब इसमें 7 कवि आ गए। कैसे आ गए देखिए। कृष्ण से कौन आ गया? राधा कृष्ण दास आ गए। ठीक, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गए। प्रेम से प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आ गए। अंबिका से अंबिका दत्त व्यास आ गए। चरण से राधा चरण गोस्वामी आ गए। बाल से बाल मुकुंद गुप्त आ गए। और प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र। 7 कवि भारतेंदु मंडल के आ गए। तो ये ट्रिक आप याद कर लेंगे भारतेंदु मंडल के कवियों को याद करने की। कृष्ण ने भारत की प्रेम अंबिका के चरणों में बाल प्रताप दिया। अब जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं भी हम इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जो भारतेंदु मंडल के कवियों ने लिखी। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हम ट्रिक्स से देखते हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी प्रमुख रचनाएं जो आपके कोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, केवल उतनी ही रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर, प्रेम पुष्पावली और श्रृंगार विलास। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? मन रूपी पुष्प से नारायण का श्रृंगार करो। मन रूपी पुष्प से नारायण का श्रृंगार करो। कैसे हो जाएगा? मन से मन की लहर, पुष्प से प्रेम पुष्पावली, नारायण से हो गए प्रताप नारायण मिश्र और श्रृंगार से श्रृंगार विलास। ये चारों रचनाएं आपको एक ही लाइन से याद हो जाएंगी। मन रूपी पुष्प से नारायण का श्रृंगार करो। ठीक, फिर है इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के बाद आता है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं भारत धर्म, पावस पचासा और हो होरी। तो इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी? इसकी ट्रिक हम लिख सकते हैं भारत में अंबिका ने 50 बार होरी खेली। 50 बार होरी खेली। आराम से याद हो जाएगा। अंबिका ने भारत में 50 बार होली खेली, तो अंबिका से अंबिका दत्त व्यास हो गए। भारत से भारत धर्म,
50 से पचासा यानी पावस पचासा ये रचना, और होरी से हो होरी, ये 3 रचनाएं याद हो जाएंगी आराम से, कवि का नाम भी याद हो जाएगा। भारत में अंबिका ने 50 बार होरी खेली। और इसके बाद आते हैं प्रतिनिधि कवि हैं भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मल्लिका है, वेणुगीत है। 3 में तो प्रेम शब्द आ गया, बहुत अच्छी ट्रिक हो जाएगी याद करने के लिए। क्या हम याद कर लेंगे, इसकी अच्छी सी ट्रिक लिखेंगे। भारतेंदु ने प्रेम से वेणु बजाई। भारतेंदु ने प्रेम से वेणु बजाई। भारतेंदु से भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। प्रेम से प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका। या लिख सकते हैं भारतेंदु ने प्रेम से 3 बार वेणु बजाई, तो 3 बार प्रेम शब्द आ गया ना। और वेणु से वेणु गीत। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ रचनाएं थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रचनाएं जो है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो अन्य रचनाकार रह गए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। इनकी रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और संगीत सुधा सरोवर। इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, बड़ी सुंदर ट्रिक लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, भारत के प्रेम ने प्रयाग के संगीत को सुना। भारत के प्रेम ने प्रयाग के संगीत को सुना। प्रेम यानी प्रेमघन। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप सीधे लिख सकते हैं भारत के प्रेमघन ने प्रयाग के संगीत को सुना। तो भारत से आ जाएगा भारत सौभाग्य, प्रयाग से आ जाएगा प्रयाग रामागमन, और संगीत से संगीत सुधा सरोवर। प्रयाग रामागमन और संगीत सुधा सरोवर। फिर अगले हैं, ये याद हो जाएगा। फिर अगले हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद जी की रचनाएं हैं बड़ी सुंदर, बच्चों वाली रचनाएं हैं। हिम्मत है, रेलगाड़ी है, प्रभात है और खिलौना है। तो बड़ी सुंदर सी ट्रिक क्या हम लिख लेंगे, मुकुंद जी ने हिम्मत के साथ प्रभात में खिलौनों की रेल निकाली। प्रभात में खिलौनों की रेल निकाली। क्या क्या, खिलौनों की रेल ही निकाल दी क्या प्रभात में। प्रभात रचना है ना उनकी, तो वो भी याद हो जाएगी। बाल मुकुंद गुप्त जी ने हिम्मत के साथ प्रभात के खिलौनों की रेल निकाली। हिम्मत रचना हो गई, प्रभात रचना हो गई, खिलौना रचना हो गई और रेल से रेलगाड़ी रचना हो गई। सुंदर सा याद हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाएं। फिर उसके बाद फिर आता है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी की रचनाएं कौन कौन सी, 12 मासा है, कंस वध है और देश दशा है। तो क्या कर लेंगे इनकी ट्रिक। कृष्ण जी ने 12 मास के बाद 12 मास के बाद कंस वध करके और जब कंस वध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देश की दशा सुधर जाएगी करके देश की दशा सुधारी। जब कंस वध हो गया तो दशा तो अपने आप ही सुधर जाएगी। कंस वध किया किसने, राधा कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी ने 12 मास के बाद कंस वध करके देश की दशा सुधारी। कृष्ण से हो गया राधा कृष्ण दास। 12 मासाई रचना है, कंस वध रचना है और देश दशा भी रचना है। बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ये आप
के भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी। अब हम आपको बताने वाले हैं भारतेंदु युग के काव्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं। तो आज तो पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि ट्रिक्स के साथ आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है। आगे के जो भी वीडियो आएंगे आप लोग निश्चिंत रहिए, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सभी हम आपको ट्रिक्स के साथ ही अब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। अब भारतेंदु युग के कवियों की जो रचनाएं हैं वो किन किन विशेषताओं पर आधारित हैं वो आइए देखते हैं। तो भारतेंदु युग के कवियों में पहली विशेषता जो थी वो थी देश प्रेम की व्यंजना। सबसे बड़ी बात है कि उस समय के कवि देश के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखते थे, सम्मान का भाव रखते थे, और जो उनकी रचनाएं थी वो इसी उद्देश्य को लेकर के लिखी गई कि किसी भी प्रकार से जो अंग्रेजी हुकूमत है, साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं, उनका ढांचा गिरे, समाप्त हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी गई। फिर एक काव्य का प्रमुख स्वर समाज सुधार। समाज में जो विसंगतियां व्याप्त थी, चाहे वो विधवा विवाह को लेकर के हो या छुआछूत जैसी जो भी सामाजिक बुराइयां समाज में उस समय व्याप्त थी, उन नारी की जो दुर्दशा थी उसको लेकर के भी इन कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। फिर है देश कल्याण हेतु भक्ति भावना। अभी हमने पिछले जो कालखंड थे उनमें क्या देखा, स्वयं के या अपनी आत्मा के या मुक्ति के लिए वो भक्ति करते थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन नहीं, भारतेंदु युग के जो कवि थे वो देश के कल्याण के लिए ईश्वर की भक्ति में रमते थे, अपने मन को लगाते थे। और फिर इसके बाद है हिंदू संस्कृति से प्रेम। जो भी रचनाएं थीं वो हिंदू संस्कृति से ज्यादा प्रेरित थीं। फिर है निज भाषा की उन्नति पर बल। भारतेंदु जी ने कहा भी है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। और उसके पश्चात है व्यंग्यात्मक शैली। जो कविगण थे उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है, जिस कारण से इसमें हास्य व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। तो ये भारतेंदु युग की कुछ विशेषताएं थीं। आपने जो कालखंड के प्रमुख कवि थे, जो विशेषताएं हैं, समय सीमा है, उनको आपने पढ़ा, याद किया होगा। अब आप उसको कॉपी पर नोट करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो द्विवेदी युग का आएगा। इसी प्रकार से ट्रिक्स के साथ हम पढ़ेंगे और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहेंगे, जिससे कि उनका भी वर्क बिल्कुल छूटने ना पाए। और साथ साथ में अगर अच्छा लगे तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं, क्योंकि टारगेट है कि पूरा कोर्स हम कराएंगे आपको, YouTube पर ही पूरा कोर्स हम आपको कराने वाले हैं, जिससे आपको कतई कोई दिक्कत ना हो, तो उसको सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।